राजधानी कीव में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र फंस गए। रूस के ताबड़तोड़ हवाई और मिसाइल हमलों की वजह से वहां फंसे भारतीय छात्र दहशत में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और डरा देने वाली खबर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच खबर है कि फ्रांस ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है। नाटो के पास भी परमाणु हथियार है, इसलिए रूस को मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। इससे पहले पुतिन ने किसी भी देश को बीच में न पड़ने और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अब फ्रांस की चेतावनी के बाद दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की जो वाकई में डरा देती है। रूस और यूक्रेन में जारी विवाद के बीच फ्रांस ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है कि नाटो के पास भी परमाणु हथियार है, इसलिए रूस को मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। और इससे पहले पुतिन ने किसी भी देश को बीच में न पड़ने और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अब फ्रांस की चेतावनी के बाद दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में चिंता में डालती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वीडन ने पहले ही यूक्रेन का समर्थन करने का ऐलान किया है, हथियार और तकनीक के जरिए उसकी मदद करने का ऐलान। और इस बीच फ्रांस की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। फ्रांस ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है, या यूं कहें कि दो टूक कहा है कि नाटो के पास भी परमाणु हथियार है और इसलिए रूस को मामले को बहुत ही संजीदगी से समझना चाहिए। और इससे पहले पुतिन ने किसी भी देश को बीच में नहीं पड़ने और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और उसके बावजूद फ्रांस इस तरह से अपने बयान को रख रहा है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल एजेबी जैनी जी जुड़ रहे हैं और साथ ही एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जो फॉर्मर राजनयिक भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जनक दवे जुड़ रहे हैं वॉर न्यूज रूम से, और साथ ही हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा है और स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत सारे निशु मेरे साथ तस्वीरों में दिख रहे हैं, साथ ही और भी कुछ स्टूडेंट जुड़ने की जानकारी मुझे मिल रही है। लेकिन सबसे पहले अनीशा, मुझे जानकारी मिल रही है, अनीशा हमारे साथ हैं और मैं सबसे पहले अशोक सज्जनहार का रुख करना चाहती हूँ। सर, मौजूदा स्थिति में यूक्रेन एक बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है, ऐसे में फ्रांस की दो टूक कितनी समझ आने वाली है रूस को? देखिए, ये इसकी शुरुआत तो मैं ये कहूंगा जो रूस ने की है, क्योंकि ये रूस है जिसने पहले कहा था वहां पर बेलारूस में जब उसकी एक्सरसाइजेस हो रही थी तो उसने कहा हम न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स की भी ड्रिल्स करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स की। देखिए, जब से ये इस्तेमाल हुआ है 1945 के बाद बिल्कुल इसके बारे में किसी भी युद्ध में जिक्र करना नहीं हुआ है और ये ठीक बात भी है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, परमाणु अस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता है और जो अस्त्र हैं उनका भी अंजाम भयानक है। परंतु ये तो बिल्कुल केवल उस समय के लिए नहीं परंतु सदियों दर सदियों तक उनका असर दिखाई देता है। जैसे अभी चेरनोबिल में की भी हम बात कर रहे हैं, 1986 में वहां पर एक्सीडेंट हुआ, 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके गए, उनका 20 साल उसके बाद तक उसका असर होता है। परंतु ये राष्ट्रपति पुतिन ने पहले शुरुआत की है, इसको हमें ये सोचना होगा। पहले वो ड्रिल्स उन्होंने किए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसके बाद यहां पर भी चेतावनी दी। हम देखिए, जब भी बात करते हैं भारत पाकिस्तान की, आपको मैं मिसाल दूं तो सब ये वाले जो देश हैं, रूस है वगैरह, ये कहते हैं दोनों के पास परमाणु हथियार हैं तो इसलिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से करिए। और यहां पर ये P5 का मेंबर खुद अपनी ऐसी चेतावनी दे रही है। तो मेरे विचार से ये फ्रांस ने जो कहा है चिंता का विषय जरूर है, परंतु मेरे ख्याल से इसको कहने की जरूरत थी इस समय। जी, आप कह रहे हैं कि इस वक्त इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है, वो भी तब जब यूक्रेन अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, लेकिन उसके हौसले अभी बुलंद है। और जैसा शाम होते होते एक खबर सामने आई थी जिसमें ये जानकारी, एक बड़ी खबर, यूक्रेन से कल 2 विमान भारत आएंगे। कल 2 विशेष विमानों से भारतीयों को लाने की कवायद जारी है, भारतीयों को लेकर आएंगे विमान। इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमिताभ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, एक विमान कल दिल्ली पहुंचेगा और आगे क्या और क्या क्या डिटेल्स है, क्योंकि सुबह 9:30 बजे के आसपास जानकारी मिल रही है कि विमान आएगा। अमिताभ, कल जो बैठक ली थी उसके बाद ये तय हो गया था कि भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालना इनकी पहली प्राथमिकता है। कूटनीति हो चाहे आर्थिक मामले, इसको बाद में देखा जाएगा। इसके बारे में पुतिन और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से बात की जाएगी, लेकिन पहली प्राथमिकता के
तर्ज पे आज 2 विशेष विमान रोमानिया के लिए उड़े थे। कल आपको याद होगा जो विदेश मंत्रालय की टीम ने यूक्रेन के 4 सीमाओं पर पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक और हंगरी, इन चारों बॉर्डर्स पर अपने अधिकारी भेजे थे ताकि यूक्रेन से निकलकर लोग वहां पहुंचे और उस रास्ते उसको भारत लाया जा सके। रोमानिया के बॉर्डर पर लोग पहुंच चुके हैं, उनको बुखारेस्ट लाया जा रहा है, वहां 2 विशेष विमान पहुंच रहे हैं। उनको लेकर कल सुबह पहला विमान 9:30 बजे दिल्ली में लैंड करेगा और दूसरा विमान मुंबई में 12 साढ़े 12 बजे लैंड करेगा। और भारतीय जो वहां पर फंसे थे यूक्रेन के, मुझे लगता है एक बड़ी तादाद में भारत कल पहुंचेंगे और अपनी दास्तां सुनाएंगे, मुझे लगता है। और इस बीच हमारे से कुछ स्टूडेंट भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ मुझे इस वक्त तस्वीर में दिख रहे हैं हमारी विंडो में AJB जैनी जी, फिलहाल जो स्थितियां हैं, जिस तरह से फ्रांस की हम बात करें, स्वीडन का समर्थन यूक्रेन को मिल रहा है, ये जो पूरी पॉस्चरिंग हो रही है, इससे यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव है वो आने वाले दिनों में किस ओर रुख करता हुआ दिख रहा है, वो भी तब जब रूस कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए, जो ये समर्थन दे रहे हैं ना प्रीति, ये सिर्फ दिखावा है, इसमें कोई समर्थन, किस किस्म का समर्थन देंगे ये? स्वीडन और फ्रांस किस किस्म का समर्थन देंगे? क्या वहां पे बटालियंस भेजेंगे, ब्रिगेड्स भेजेंगे, डिविजन्स भेजेंगे, क्या बॉम्ब्स भेजेंगे, एयरक्राफ्ट भेजेंगे, क्या भेजेंगे? क्या समर्थन देंगे? अब जो कुछ खोना था यूक्रेन ने ऑलरेडी खो दिया है। वो तो रशियन ट्रूप्स ऑलरेडी जो यूक्रेन का संसद है उसके चंद घंटे बाहर बैठे हुए हैं ऑलरेडी। यूक्रेन ऑलमोस्ट गया। आज रात में, कल सुबह से देख लीजिएगा, आपकी वो एक दूसरी गवर्नमेंट सरकार बना के पुतिन रख देगा वहां पर, वो कर देगा जेलेंस्की को अंदर कहीं सरियों के पीछे। वो अभी तो वो उसको किसी बंकर में ले गए हैं, वहीं बंकर ही में रह जाएगा वो। तो ये किस किस्म का, मतलब ये इस किस्म का, जैसे सज्जनार साहब मैं बहुत आदर करता हूँ, उनका बड़े दोस्त है मेरे, बहुत माननीय कमेंटेटर है, और बहुत सही वर्ड उन्होंने यूज किया कि ये पॉस्चरिंग है, दिस इज कंप्लीट पॉस्चरिंग, इट इज मीनिंगलेस। और जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात स्टैंड लेना कहते हैं वो ये नहीं है, इसको स्टैंड लेना ना समझिए आप, ये आप बताना चाह रहे हैं। इस पर मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निशु इस वक्त हमारे साथ है। जब से ये खबर सामने आई कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, तब से निशु कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाए जो वहां के स्टूडेंट महसूस कर रहे हैं। निशु, जरा बताइए कि अब तक किसी तरह की जानकारी पहुंची है, क्योंकि अभी तस्वीरें आ रही है कि एक जो बैच था वो भारतीय स्टूडेंट का रवाना होने के लिए ऑन बोर्ड हो चुका है। ये है कि हम लोग को इंडिया, रोमानिया और पोलैंड से तो इंडिया के लिए फ्लाइट्स है, बट यूक्रेन से तो है नहीं। तो हम लोग को पहुंचने में यहाँ पोलैंड और रोमानिया पहुंचने तक का ही दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग का तो साथ कोई नहीं है, तो हम लोग स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के 30-30, 50-50 स्टूडेंट्स ग्रुप बना के खुद से बस बुक करके हम लोग जा रहे हैं। आज तो एक बैच निकला है और हम लोग का ग्रुप कल निकलेगा, कल सुबह। और रात को मेरा बात हुआ एम्बेसी से, तो वो बोले कि रात को निकलना सेफ नहीं है, तो कल सुबह हम लोग 30 बच्चे एक साथ निकलेंगे रोमानिया के लिए। फिर वहां पे कहां पर है निशु? अभी कहां हैं आप? अभी एग्जैक्टली टर्नोपिल सिटी में है, यूक्रेन में। हाँ, टर्नोपिल की जो बात आप कर रहे हैं, जरा बताइए कि वो इलाका कैसे है और जहां पर हमले हो रहे हैं, क्या वहां पर ऐसी स्थितियां बन रही हैं टर्नोपिल में? मेनली टर्नोपिल वेस्टर्न एरिया में है, तो ये कुछ ज्यादा तक सेफ है। कीव से, उजगोड से और लबीब से। लबीब सब बॉर्डर पे आता है, ये तो बॉर्डर पे है नहीं, तो ये ज्यादातर सेफ है। तो हम लोग कुछ ज्यादा बिगड़ने से ज्यादा पहले ही हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहेगा। आयुषी और अनुषा भी हमारे साथ यूक्रेन से लाइव जुड़ी हुई हैं। आयुषी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी लोकेशन क्या है और वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, और आपको किस तरह से उन सेफ एरियाज पर जाना है जहां से आपको भारत आने में आसानी हो, इसमें क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है? मैम, हमारे इधर से अभी व्हीकल्स वगैरह तो बिल्कुल, पब्लिक व्हीकल्स बिल्कुल बंद हैं, टैक्सीज, बसेस, यहाँ से कुछ भी रोड बाई रोड जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसा हम लोग को बताया जा रहा है कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहिए। और फिलहाल तो हमारे पास सबसे ज्यादा तो रशियन बॉर्डर के पास है हम, तो हमारे लिए तो ज्यादा सेफ रहेगा कि हम रशिया के थ्रू ही जाएं। बिल्कुल, इनफैक्ट सुबह से हम लोग शेलिंग्स की आवाजें सुन सक रहे हैं हर 20 मिनट में, हर किस एरिया में आप? किस एरिया में? खार्किव में।
खार्किव तो वो इलाका है यूक्रेन में जहां पर हमला हुआ है, और ये जो वो इलाके जो शुरुआती अटैक हुए हैं रूस के, वो उन इलाकों में से एक है। तो आज भी बमबारी और इस तरह के मिसाइल्स की आवाज आपको आई? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत पास भी आई है, क्योंकि हम सुनने में आ रहा है कि हम लोग फिलहाल मुज़ई एरिया में है, खार्किव के अंदर। हमारे पास ही एक स्टेशन है पुशिन्स का, सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे एक्सप्लोजन देखा गया और हमारे सामने काफी उसकी पिक्चर्स भी आई हैं जहाँ पर वो मिसाइल रोड पे ही सीधे गई। इनफैक्ट हम लोगों ने क्या ये मुमकिन है कि आप जिस घर में मौजूद हैं उसके विंडो से कुछ तस्वीरें हम तक दिखा पाएं कि कैसी स्थिति है, क्योंकि खार्किव वो इलाका है जहां पर कल हमला हुआ है रूस के जरिए? जी बिल्कुल मैम, बेसिकली खार्किव के आउटस्कर्ट्स में अटैक हुए हैं। अभी आपको शायद शेलिंग की आवाज आ जाए सुनने में, क्योंकि अभी भी शेलिंग हो रही है। हम आपको बाहर दिखा रहे हैं, बिल्कुल सन्नाटा है, कोई बाहर है नहीं। आपको शायद शेलिंग की आवाज सुनाई दे जाए। बिल्कुल, क्या आपको आती है? बिल्कुल ये आवाज आ रही है, और बाहर का अगर आप दिखा सके तस्वीरें देखिए। तो बिल्कुल कोई है नहीं बाहर निकला हुआ। ये हम अपने अपार्टमेंट के बाहर का आपको नजारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी कोई भी गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर क्या वक्त हो रहा है यूक्रेन में? अभी हमारा 4:41 हो रहा है, यहाँ पर 5 बजने वाला है, शाम के 5 बजने वाले हैं। यहाँ पे कोई नहीं, कोई सिटीजन्स नहीं है, कोई व्हीकल्स नहीं है। एंड आप शेलिंग की आवाज शायद आपने सुन ली होगी। सुन सकते हैं शेलिंग की आवाज यहाँ पर, और हमें बोला जा रहा है कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर रहिए, यहाँ से कहीं मत। जी अनुषा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा और साथ ही अपनी बात को भी बताइए। आप जिस बिल्डिंग में मौजूद हैं वो खार्किव का कौन सा हिस्सा, और साथ ही इस बिल्डिंग में और भी आपकी तरह लड़के लड़कियां हैं जो छात्र हैं, जो जाना चाहते हैं जल्द से जल्द अपने मुल्क? हाँ बिल्कुल, हमारे इस एरिया में बहुत से इंडियन सिटीजन्स रहते हैं जो बिल्कुल जाना चाहते हैं, और हमारे साथ वो भी कल हमने पूरी रात कल मेट्रो स्टेशन में ही निकाली है। और हम सुबह शाम को चले गए थे 6 बजे, उसके बाद हम सुबह 4 या 5 बजे आए हैं वापस। ऑल्दो कर्फ्यू था, बट वी कुड नॉट स्टे देयर फॉर लॉन्ग। और इनफैक्ट हम लोगों ने जब बीच में वापस आने की कोशिश की थी तो वहां पे एक पुलिस पर्सन ने हमें रोक के ये बोला था कि you better not go out on the streets because if they see you they can shoot immediately। ठीक है निशु, आप जहां पर मौजूद हैं, आप बता रहे हैं कि आप टर्नोपिल में हैं, वो वेस्टर्न एरिया है जहां पर ज्यादा शेलिंग और इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है, लेकिन लोगों में दहशत है, खासतौर पर स्टूडेंट में जो वहां पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं। आप अपनी विंडो से क्या वो तस्वीर दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको। तो ये सामने का है, हम लोग के हॉस्टल के सामने का। तो यहाँ पे ज्यादा पैनिक सिचुएशन तो स्टूडेंट्स में और घर में बना हुआ है, तो कोई बाहर तो कोई घूम नहीं रहा है। बस आप एक भी जन को नहीं दे सकते। जरा ये बताइए, ये जो हिस्सा है आप जो जिसे टर्नोपिल बोल रहे हैं, ये इलाका, इसके सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये क्या है? सारे हॉस्टल्स ही हैं, और ये जो रास्ता है इसके नजदीक कौन से एरियाज आते हैं जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पर ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही है? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के पास है तो यहाँ कोई, लेकिन फिर भी जब फाइटर जेट हॉस्टल के ऊपर से जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम बना हुआ रहता है, डर बना हुआ रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो इसलिए सब जल्द से जल्द निकलना चाह रहे हैं और इंडिया जाना वापस। तो अभी आपके साथ कितने आपके मित्र हैं, दोस्त हैं जो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सभी इंडियंस हैं? हाँ ऑलमोस्ट हर एक, हाँ इंडियंस ही, सभी इंडियंस ही हैं। तो अभी कुछ तो निकल रहे हैं, अभी एक तो अभी जा रही है एक ग्रुप के साथ, और हम लोग कल निकलेंगे 30 बंदों के साथ। वो अभी एक बस में जा रही है 30 बंदों के साथ। तो कुल कितने लोग हैं जो आपकी इस बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं, या जो सामने जो हॉस्टल के आप विजुअल्स दिखा रहे थे वहां से जुड़े हुए हैं? टोटल इंडियंस अराउंड 500 होंगे। हाँ, तो इनमें कैसे, मतलब कुछ हिस्सों में बांटकर जा रहे हैं या एक साथ सब निकल रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो ये कि यूक्रेन युद्ध में स्वीडन की एंट्री हो गई है, यूक्रेन की सामरिक मदद करेगा स्वीडन। ये जानकारी सामने आई थी और अब इसमें ये खबर मिल रही है कि तकनीकी मदद करने का भी उसने ऐलान कर दिया है। मदद के लिए यूक्रेन के लिए स्वीडन सामने आया है, जहां एक तरफ फ्रांस पहले ही ये कह रहा है कि इस मामले में अब जल्द से जल्द रूस को मामला सुलझाने की ओर बढ़ना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ
स्वीडन मदद करने के लिए तैयार है यूक्रेन की, तकनीकी तौर पर, सामरिक तौर पर मदद करने के लिए तैयार है। और ये देखिए वो मिसाइल की तस्वीरें जो सड़क, सुनसान पड़ी सड़क पर ये गिरी और अचानक से वहां पर कोई नहीं था, लेकिन ये मिसाइल गिरने के बाद एक जोरदार धमाका भी हुआ। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी बने हैं, एजेबी जैनी जी जुड़े हुए हैं। जैनी जी, इन स्थितियों के बीच आपको क्या लग रहा है? ये बच्चे बहुत परेशान हैं, बस हम इन्हें ढांढस यहाँ से बैठकर दे सकते हैं कि सब कुछ सही होगा और भारत अब जल्द लौट आएंगे, लेकिन जो दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, वो कम नहीं है। आप सही कह रहे हैं प्रीति, मेरी पूरी सहानुभूति है इन बच्चों के साथ में और मैं इनको यही आश्वासन दे सकता हूं जो मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है कि हमारी सरकार इस मामले में, ये पलायन के मामले में काफी एक्सपीरियंस्ड है। हमने कुवैत से पलायन किया, युगांडा से पलायन किया, इराक से पलायन किया, अफगानिस्तान से पलायन किया और कई जगह से जहां जहां ये इस किस्म की मुसीबतें खड़ी हुई वहां से अपने लोगों को मुकम्मल तौर से उनको लेके आए हैं। अब यहाँ पर देर हो रही है लेकिन मीटिंग्स हो चुकी हैं, प्लान बन चुका है, प्रॉब्लम छोटी नहीं है। क्योंकि अब जैसे ये कह रहे थे बच्चे कि हम 30 लोग एक बस में ऑलरेडी निकल चुके हैं, एक ग्रुप कल 30 से निकलेगा, 30 का निकलेगा, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम 500 बच्चे हैं यहाँ पर। अब ये तो 500 है लेकिन वहां पे तो 14,000 हैं। बिल्कुल, आप देखिए एक हवाई जहाज में भी अलग अलग जानकारियां हैं, कहीं 14,000 का डेटा आ रहा है, कहीं 18,000 का, कहीं 20,000 का। इस बीच सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 500 करके भी इन बच्चों की वापसी होती है तब भी एक लंबा वक्त चाहिए होगा इन बच्चों को सुरक्षित वहां से वापस लाने में, और ये समय कितना है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ वॉर न्यूज रूम से। जनक दवे मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो सुबह से ही रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की तमाम तस्वीरें बता रहे हैं। इस वक्त जनक, क्या तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं व्यूअर्स को? देखिए प्रीति, आज दूसरा दिन है जब रूस ने यूक्रेन पर जो हमला बोला है, और न कि केवल हमला बोला है लेकिन आज हमले तेज कर दिए हैं। कुछ तस्वीरें पूरे दिन की अगर हम देखें जो आज यूक्रेन के भीतर हमने देखने को मिली, यहाँ पर आप देखिए ये पूरी तरह से यूक्रेन के अंदर जो सेना वहाँ पर पहुँची रूस की, उसको टारगेट किया गया। तो आमने सामने दोनों, चाहे वो यूक्रेन ने भी हमले तेज किए और ये पूरी टैंक पूरी तरह से बर्बाद करते हुए ये तस्वीरें हैं जो सबसे सुबह पहले ही आई, जहां पर यूक्रेन का हाथ यहाँ पर मजबूत दिखा, जहां पर ये आप देख रहे हैं कि उसकी टैंक है रशिया की। उसके अलावा भी लगातार दिन ब दिन जैसे जैसे दिन ढलता आगे बढ़ता गया तस्वीरें और आती गई। ये देखिए, ये तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले बात की, ये देखिए आके रूस की ओर से जो मिसाइल्स दागी गई। लकीली वहाँ पर उस समय इस इलाके में कोई लोग वहाँ पर नहीं थे, इसलिए कोई हताहत नहीं हुई। यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें जहाँ पर रूस की जो सेना है वो अंदर कीव और उसके आसपास के इलाकों में घुसती है, और अभी का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो वही है कि ये रूस की सेना है वो कीव तक पहुंच गई है, क्योंकि कीव पर कब्जा करना आप भी समझते हैं प्रीति एक कैपिटल, और कैपिटल पे जब कब्जा होता है तो सरकार पर भी अब दबाव रहता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सुबह से जो लगातार तस्वीरें प्रमुख तस्वीरों में जो रही, वो एक तस्वीर ये भी रही कि जो अपने आप में दिखा रही थी, इशारा कर रही थी कि रूस का हाथ किस तरीके से मजबूत होता रहा, और लगातार हमले न कि केवल हमले हुए लेकिन हमले तेज कर दिए गए, और लगातार ये तस्वीरें उस तरीके से वहाँ से यूक्रेन से आती रही, और रूस का हाथ ऊपर रहता दिख रहा है साफ तौर पर। अभी का हालात ये देखिए, यहाँ पर जो है जो भारतीय छात्र हैं और बाकी जो वहाँ यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जो बंकर्स हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे छोटे छोटे वो बंकर्स हो, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जान बचाने के लिए वहाँ पर उनको भेजा गया है। जो वहाँ पर लोग अभी सड़कों पर नहीं हैं, कुछ जगहों पर स्थानीय पुलिस ने रोका। और ये तस्वीरें आज की बेहद इंपॉर्टेंट तस्वीरें, ये यूक्रेन की ओर से सरकार ने आज ये कहा, डिफेंस की ओर से कहा गया कि अब नागरिक हथियार पकड़े, और न ये है आपकी जो नागरिकों को हथियार दिए जा रहे हैं जो अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई आयु की सीमा नहीं होगी, यूक्रेन के डिफेंस ने आज तौर पे खास कहा। और ये देखिए अब लगातार ये धुआंधार यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, क्योंकि आसपास की ये तस्वीरें यहाँ देखें भागदौड़ हो रही है, और साथ ही में
जो कुछ यूक्रेन की ओर से जो आधिकारिक तौर पर नागरिकों का कहा गया था कि बचाव के लिए वो पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल करे जब रूसी सेना उन पर हमला करे। तो ये तस्वीरें लगातार वहां से ऐसी आ रही है, वो इशारा कर रही है कि वहां पर यूक्रेन में अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जी, मैं एक बार फिर से अनुषा और साथ ही साथ आयुषी का रुख करना चाहती हूँ। आप बने रहिएगा मेरे साथ वॉर न्यूज रूम से जनक। और इस बीच अनुषा, जरा मुझे ये बताइए कि आप खार्किव में मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम डराना कतई नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी दहशत में ना आए। माहौल तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन हालात जल्द बदलेंगे और बेहतरी की तरफ बदलेंगे, ऐसा भरोसा हमें करना ही होगा। इस बीच खार्किव में बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के चेर्नोबिल से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चेर्नोबिल पर रूस का कब्जा हो गया है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर आज दिन में ही कब्जे की खबर थी। चेर्नोबिल के स्टाफ को बंधक बना लिया गया है। व्हाइट हाउस के लोगों को छोड़ने की अपील की गई है। बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन के चेर्नोबिल से, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि चेर्नोबिल पर रूस का कब्जा हो गया है। कीव को दो तरफ से घेरने के बाद चेर्नोबिल से खबर आ रही है, रूसी सेना ने स्टाफ को बंधक बनाया है और चेर्नोबिल के स्टाफ को बंधक बनाए जाने की खबर आ रही है। बेहद बड़ी खबर, और इसके जरिए एक बात तो साफ होती हुई नजर आ रही है, वो यूक्रेन जो बार बार ये समझ रहा था कि रूस जो बातें कह रहा है वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। रूस वो देश जो ये कह रहा था कि यूक्रेन पर हमारा कब्जा करने की कोई नियत नहीं है, किस तरह से पहले उसने कीव को निशाने पर लिया, अब चेर्नोबिल, और किस तरह से एक एक करके हमने देखा कल से लेकर आज तक धमाकों की आवाज थमते नहीं थम रही है। मोर्टार शेलिंग दागे जा रहे हैं, वहां पर लोग भगदड़ के माहौल में जीने को मजबूर है। दहशत लोगों के मन में कायम है। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, कथनी और करनी में रूस का एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से आयुषी और अनुषा का रुख कर लेती हूँ। अनुषा, फिलहाल आप मुझे बताइए कि आप खार्किव में हैं। एक बार फिर से उन तस्वीरों को दिखाइए और बताइए कि वहां पर क्या हाल है। जी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी शांति है और बराबर यहाँ पर शिलिंग की आवाज और बॉम्बिंग की आवाज आ रही है। जी, और जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर अगर आपको शेलिंग की आवाज आ रही हो। बिल्कुल जी। और ये जो हिस्सा आप दिखा रही हैं अनुषा और आयुषी, ये हिस्सा कौन सा है खार्किव का, और सबसे ज्यादा जो शेलिंग है वो क्या खार्किव के इन्हीं हिस्सों में हुई है या यहाँ थोड़े से दूरी पर है वो इलाके जहाँ पर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि हालात खराब हुए हैं? यहाँ पर तो यहाँ के पास में एक एरिया है पुशिन्स का, वहां पर रात में यहाँ पर मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि वहां पर मिसाइल गिरी हुई दिखी है। सुबह पिक्चर्स आई हमारे पास। जी, हमारे पास पिक्चर्स रोड में बाकायदा एकदम रोड के सेंटर में मिसाइल गिरी हुई दिखी है, जहाँ की कल रात पे किसी भी यहाँ पर निकलना मना था। यहाँ पर कर्फ्यू था, तो फिर सुबह देखी गई ये सब कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो सुबह देखा हम लोगों ने कि ऐसी चीजें सामने आई है, जो कि पुशिन्स का हमारे बहुत ही पास के बिल्कुल नेक्स्ट स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है हमारा, मुजई है, और दूसरा एरिया ही जस्ट पुशिन्स का है, वहां पर ये हुआ है। यानी बीच सिटी में, सेंट्रल ऑफ द सिटी ये सब चीजें हुई हैं कल रात में, जो आज सुबह देखी गई। सबसे बुरी बात ये कि हमारे पास अभी खाने पीने का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। यही पूछना भी जा रही थी आपसे अनुषा और आयुषी, मैं आपसे अगला सवाल यही करने जा रही थी कि इन मुश्किल हालात में जहां कल हमला हुआ है, रूस की तरफ से बमबारी की गई है, मिसाइल की तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं, जिस बात का जिक्र अभी आयुषी और अनुषा कह रही थी कि हमें तस्वीरें मिली है, ये वही तस्वीरें हैं जिसका जिक्र आयुषी और अनुषा कर रही हैं। और इस वक्त अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक सज्जनहार, वो जो मुल्क है रूस, जो ये कह रहा था कि मेरा कब्जा करना यूक्रेन पर कोई मकसद नहीं है, लेकिन जिस तरह का तरीका या जिस तरह की प्रक्रिया को वो अभी तक इस युद्ध के जरिए अपना रहा है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, उसका मतलब यही है जो उसमें अब विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है। देखिए, क्योंकि पश्चिम के देश, अमेरिका और सब ये बता रहे थे, जो उनके पास जो इंटेलिजेंस है उससे उनको बिल्कुल ये मालूम चला है जो रूस वहां पर यूक्रेन पर हमला करने वाला है। परंतु राष्ट्रपति पुतिन से लेकर सर्गेई लावरोव, उनके जो विदेश मंत्री हैं, सभी लोग ये कह रहे थे, और अमेरिका की वो मजाक उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, जो देखिए इनको कुछ नहीं पता, जैसे अफगानिस्तान में और इराक में इनका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, वैसे यहाँ पर भी हुआ है। परंतु अब जो हालात आए हैं सामने, वो उससे यही पता चलता है, जो उनका
यहाँ पर अटैक करने का, इन्वेजन करने का इरादा बिल्कुल शुरू से था। और चाहे मैक्रोन वहां पर जाते रहे, 2 बारी जाकर पुतिन से बात की, या ओलफ शोल्ज गए 1 बारी, चांसलर जर्मनी के, उन्होंने पुतिन से बात की, उसका कोई असर नहीं हुआ। बाइडेन और पुतिन की बातचीत हुई, कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना मन बना लिया था और फिर भी पुतिन झूठ पर झूठ कहे जा रहा था जो उसने हमला नहीं करना है। अगर इजाजत दे प्रीति, एक छोटा सा मैं वो कहूंगा जो जेनी ने कहा था। देखिए, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। जो कोई भी जमीनी तौर पर किसी सब्सटैंटिव कॉन्क्रीट तरीके से यूक्रेन की सहायता के लिए नहीं आया है, परंतु जो मैंने कहा था, अभी जो राष्ट्रपति पुतिन ने ये जो धमकी दी है और जो वॉर एक्सरसाइजेस किए हैं, न्यूक्लियर ड्रिल्स किए हैं और न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की जो धमकी दी है, तो उसका जवाब आना जरूरी था। ये नहीं है जो उन्होंने उसके ये न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसीलिए उस धमकी का जवाब आना जरूरी था। परंतु अब जैसे आप बोल रहे हैं, स्वीडन ने कहा है उसका साथ देगा तकनीकी तरीके से, बिल्कुल नहीं मालूम है जो क्या जमीनी तौर पर क्या साथ दिया जाएगा, क्या हेल्प, क्या सपोर्ट की जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है सबके लिए। सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या इस युद्ध के जरिए पुतिन अपने आप को, रूस को एक सुपर पावर की जो इमेज है उसका प्रदर्शन करना चाहता है? क्योंकि यूरोपीय देशों को अपनी ताकत का एहसास कराना क्या मकसद है रूस का? मैं एक बार फिर से जनक का रुख करना चाहती हूँ। जनक, किन तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त बताएंगे कि यूक्रेन की स्थिति क्या है? देखिए प्रीति, कुछ और तस्वीरें जो हमारे पास आई है वो हम दर्शकों को दिखाएंगे। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि चेर्नोबिल पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, जानकारी ये भी है कि थोड़े समय बाद कीव पर भी कीव पर भी कब्जा करने की स्थिति में होंगे रूस के जो सैनिक है वो। और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाऊं, रूस की ओर से यूक्रेन पर जो मिसाइल अटैक किया गया उसकी तस्वीरें, और जहाँ पर देखिए मिसाइल अटैक के बाद वहाँ पर क्या स्थिति है वो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखती है। सुबह से लगातार ये तस्वीरें आती रही हैं। और ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया उसके मुताबिक जो टनल में है लोग, चूंकि अपनी जान बचाने के लिए, सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र भी हैं वहाँ पर जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहाँ पर गए हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे। और ये देखिए, सुबह की सबसे पहली तस्वीर जो सामने आई थी वो कीव की ये तस्वीरें कि किस तरीके से वहाँ पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की ओर से इन विमान को तोड़ा गया। और ये तस्वीरें सामने आई कि कीव पर जब हमला हुआ तब उसको विमान को तोड़ने की ये तस्वीरें। उसके बाद जो बंदी सैनिक, यूक्रेन भी लगातार अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, आखिरी दम तक वो लड़ना चाहता है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही कि जो रूस के जो सैनिक हैं उनको जो यूक्रेन में पकड़ा गया, उनके वहाँ पर इंट्रोगेशन हो रहा था लगातार, उनके डॉक्यूमेंट कब्जे। और उसके बाद रूस की ओर से जो सुबह, जो भारतीय समय के मुताबिक जो सुबह जो तस्वीर आई, देर रात को जो हमला हुआ था उसके मुताबिक ये है वो सिविलियन एरिया में जहाँ पर जो इमारतें हैं वहाँ पर उन्होंने मिसाइल से हमला किया। और कई जगहों पर जो आग लगने की भी तस्वीरें भी साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। और देखिए उसके बाद ये नुकसान किस तरीके से दिख रहा है, पूरी की पूरी जो इमारत है उसको इस तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। तो लगातार इस तरीके से तस्वीरें प्रीति आती रही हैं और वहाँ की स्थिति अब खास तौर पर दिख रही है कि किस तरह की स्थिति अभी वहाँ पर बनी हुई है। और थोड़े समय पर जिस तरीके से रूस का वहाँ पर दबदबा दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक आप एक तस्वीर दिखा रहे थे, आसमान में सिर्फ और सिर्फ रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन वो रोशनी कितने घरों में अंधेरा कर गई है इसका अंदाज लगा पाना बहुत मुश्किल है, या यूं कहूं कि नामुमकिन है। लेकिन स्थितियां इस वक्त यूक्रेन की बहुत अच्छी नहीं है। खार्किव से ही हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, 2 लड़कियां मौजूद हैं, आयशा और अनुषा, जो बता रही हैं कि हालात वहां पर किस कदर बुरे होते जा रहे हैं। किस तरह से खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं आप दोनों को? खाने पीने की मैम ये दिक्कत है कि हम लोगों ने ऑल्दो स्टॉक रखा था, इमरजेंसी स्टॉक, बट एज ऑफ नाउ वो भी खत्म हो गया क्योंकि ग्रोसरी स्टोर्स में वी हैव नो स्टफ। तो फिर हम लोग को खाने पीने की दिक्कत आ रही है। तो मैं और मेरी फ्लैटमेट अमीशा, हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे पास जितना स्टफ है मैं और अमीशा हम लोग दोनों घर पे कुक करते हैं और एक साथ सारे हम लोगों ने लाइक 3-4 डेज पहले से ही चीजें लाके रख ली थी। और कल भी मॉर्निंग तक ग्रोसरी स्टोर्स ओपन थे तो हमने जाके काफी चीजें, लाइक पानी हो गया और सारी चीजें जाके पहले से ही रख ली थी कि हमें किसी तरीके की दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी भी क्या है ना कि सिचुएशन एकदम सही नहीं है यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता कि अभी ये कुछ खुलेगा नहीं। और पानी के जो हम लोग कैंस भरने के लिए जाते हैं, इवन द वाटर मशीन्स हैव नो वाटर नाउ, और शॉप्स भी बंद है। तो अभी हम लोग को पानी के लिए भी वी हैव टू बॉयल द टैप वाटर एंड वी आर जस्ट। अनीशा, क्या एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखा सकती हैं बाहर की? जी बिल्कुल।
अनीशा ये खार्किव की तस्वीरें दिखा रही हैं और ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन पर। पुतिन से संबंधित ये खबर, यूक्रेन की सेना को पुतिन की सलाह, सत्ता को सेना हाथ में ले ले, सत्ता को सेना में हाथ ले ले, यही चाहता है रूस। यूक्रेनी सेना को सरकार चलाने को कहा है रूस ने। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। यूक्रेन की सेना को पुतिन की सलाह है कि सत्ता को सेना हाथ में ले ले, यानी कि एक तरह से तख्ता पलट, आर्मी फोर्सेस की तैनाती की ओर इशारा करते हुए पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में अगर स्थितियां सामान्य होने की तरफ बढ़े, वो तभी हो सकता है जब यूक्रेन की सेना को पुतिन की सलाह है कि सत्ता को सेना को हाथ में ले लेना चाहिए। लेकिन क्या ये सब कह देना और इनको कर पाना इतना आसान होगा? एजेबी जैनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर, ये अलग अलग स्टेटमेंट समय समय पर कुछ एक घंटे के अंतराल पर क्यों रशिया के सामने आ रहे हैं? कभी रूस ये कहता है कि हम प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, कभी ये कहता है कि किसी दूसरे का दखल हम तैयार नहीं होंगे, अब ये कह रहा है कि अब सत्ता को सेना ने संभाल लेना चाहिए, तब जाकर स्थितियां सही होंगी। जैनी जी। जी प्रीति, देखिए ऐसे माहौल में सबके पैतरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। वो डिप्लोमेटिक भी करेंगे, फेक वाले भी करेंगे, कुछ आपको गुमराह करने के लिए करेंगे, कुछ खाली अनाउंसमेंट के लिए और पोस्चरिंग के लिए करेंगे, और कुछ असलियत के लिए करेंगे। अब मैं असलियत पे आता हूँ। असलियत क्या चाहते हैं पुतिन? वहां का सत्ता पलट, वहां का रिजीम चेंज, वांट्स आउट। कैसे करते हैं? अपने किस्म के कोई प्रो रशिया सिविलियन को बिठाएंगे या पहले फौज को बोलेंगे कि भाई आप ले लो। नहीं चाहता कि वहां पे खून खच्चर और हो। अब आप देखें कि जब वो कीव के आसपास पहुंच गए हैं, तो कीव एक छोटा सा शहर नहीं है। आप उसकी इमारतें देखें, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो वो सब बिल्ट अप एरिया की फाइटिंग है। सर, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। मैं अशोक सज्जनहार जी का रुख करना चाहती हूँ। अशोक सज्जनहार, तख्ता पलट चाहते हैं यूक्रेन में रूस और पुतिन, तभी शायद इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन आज अगर हम सिलसिलेवार रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट्स को देखें, तो उनमें कई बात में अंतर विरोध भी नजर आता है। कई बार कहते हैं कि हम प्रतिनिधि मंडल भेजने को तैयार हैं, अब कह रहे हैं कि सेना को सत्ता संभाल लेनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए वहां पर वो कंफ्यूजन शो करना चाहते हैं, वहां पर वो सभी के दिमाग में ये डालना चाहते हैं जो उनकी जो सरकार है वो बिल्कुल वहां पर टिक नहीं पाएगी। तो इसीलिए इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। सत्ता परिवर्तन तो बिल्कुल ही पुतिन चाहता है। जो यहाँ पर जो जेलेंस्की, राष्ट्रपति जेलेंस्की की सरकार है, उसको बर्खास्त कर दिया जाए और उसकी जगह किसी और जो प्रो रशियन हो, जो रशिया की तरफ लीन करता हो और जो रशिया का कहना माने, जैसे कि आप कह सकते हैं कोई कठपुतली सरकार यहाँ पर वो लगा दी जाए, जिससे कि जो कुछ रूस उसे कहता है वही वो माने। अब आपको हमको मालूम है जो ईस्टर्न सेक्शन जो है, पूर्व का क्षेत्र जो है डॉनबास का, वहां पर तो उसने उनको इंडिपेंडेंट स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, डोनेत्स्क को और लुहांस्क को। और यहाँ पर वो सत्ता परिवर्तन करेगा, परंतु किसी यूक्रेनियन नेशनल को वो सत्ता देकर, जो कि प्रो रशियन होगा, उसको वहां पर स्थापित करके पुतिन वापस जाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या यूक्रेन इस बात को मानेगा जिस बात को कहने की कोशिश पुतिन कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ अगर जो पुतिन चाहते हैं कि यहाँ पर तख्ता पलट हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? प्रो रशियन अगर सत्ता की कमान संभाल लेते हैं तो क्या यूक्रेन में सब कुछ सही हो जाएगा? ये भी अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। एक बार फिर से जनक का, वॉर न्यूज रूम का रुख कर लेती हूँ। जनक जी प्रीति, जो खबर अभी आ रही है उसके मुताबिक जो आपने कहा कि अब पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन की सेना अपने हाथ में कब्जा ले ले, सत्ता का जो सूत्र है वो अपने हाथ में ले ले। ये जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से, जो मैंने पहले तस्वीरों में दिखाया था, बिल्कुल वही तस्वीरें हैं। उसको ब्रॉडर सेंस में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये तस्वीरें दिखा रही कि किस तरीके से रशियन ट्रूप्स लगातार कीव में अब दबदबा, केवल चेर्नोबिल ही नहीं, अब क्योंकि जिस तरीके से वो बेलारूस से लेके लुगांस्क तक का जो वहाँ पे उत्तरी ध्रुव में से जैसे उन्होंने एंट्री की और उसके बाद एक के बाद एक शहरों पर जो फतह हासिल करते हुए अब आप आगे जा रहे हैं। देखिए ये पूरा रशियन सेना अंदर आते हुए कीव और उसके आसपास के इलाकों में, तो अब
ये सत्ता की सूत्र की बात जो आ रही है वो इसीलिए पुतिन कर रहे हैं कि अब उनको पता है कि बहुत ही जल्द कीव पर उनका कब्जा होगा, रशिया का कब्जा होगा। ऐसे में हालांकि ये बड़े तौर पे अपना इमेज भी दिखाना चाहते हैं पुतिन की मेरा काम केवल वहाँ पर जो सत्ता की थी उस सत्ता को बदलना था, और ये इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब जाके आर्मी इसको जो यूक्रेन की है वो उसको सत्ता की सूत्र संभाले। तो पॉलिटिकल विल जो था उस चीज़ को वो बदलना चाहते थे, और यही चीज़ देखिए लगातार ये जो रशियन सेना है वो लगातार यूक्रेन की ओर और इसके बाद एक शहरों में आती हुई दिख रही है। तस्वीरें जो सीसीटीवी ऊपर से जो दिखाई गई हैं उसमें साफ तौर पे दिख रही है कि जो रशियन सेना है वो किस तरीके से एक के बाद एक शहरों में पहले कब्जा करती रही, और अब जो कैपिटल है वो कीव पर भी कब्जा कर रही है। क्या कीव पर कब्जा करना, इसका मतलब क्या होता है आप भी प्रीति समझती हैं। वो सीधे तौर पर सरकार पर दबाव रहेगा, ज़ेलेंस्की पर दबाव रहेगा, और चूंकि वही चाहते थे कि वो नाटो के सदस्य के तौर पर बने, और इसी बात को लेकर लगातार रहा कि ये देखिए वो तस्वीरें रशियन ट्रूप्स की जो कीव और उसके आसपास के इलाकों में लेकिन जनक इसमें सबसे बड़ी बात तो ये भी आ रही है ना कि अब वहां के सिटीजन्स, यूक्रेन के जो सिटीजन्स हैं उनको हथियार थमा दिया गया है। जो दिन में जानकारी आ रही थी हो सकता है वो आंकड़ा और बढ़ गया हो, 10,000 के करीब वेपन्स जो है वो आम नागरिकों को बांटे गए हैं यूक्रेन में, और ये कहा गया है कि युद्ध की स्थिति में आप भी लड़िए अपने देश के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या युद्ध ही समाधान है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर युद्ध से किसी का होता है तो वो आम नागरिक का होता है, क्योंकि आशियाना तोड़ने में तो सेकंड्स भी नहीं लगते हैं लेकिन एक उम्र बीत जाती है। हमारे साथ वहां से एक और स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, नौशाद हाशमी। नौशाद, आप किस हिस्से में है यूक्रेन के, और अभी आपके साथ किसी तरह का कांटेक्ट किया गया है कि कैसे आप भारत वापस आ सकते हैं? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे इवानो फ्रैंकिस में हूँ, यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में। तो जैसा कि है कि यहाँ पे वैसे सुबह को निकलने का प्लान बन रहा है, सुबह 9 बजे के आसपास, और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखा है कि आप अपने साथ, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत जैम है और काफी वक्त भी लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए। नौशाद, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। आप इवानो, और जो मुझे जानकारी मिल रही है वो फ्रैंकविस में है, और यहाँ पर ये वेस्टर्न हिस्सा है यूक्रेन का, जैसा कि अब बता रहे थे नौशाद, और वो बता रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा स्थितियाँ खराब नहीं है, लेकिन लगातार तनाव बनने के बावजूद लोगों में दहशत भी है। हमारे साथ अनीशा है, आयुषी हैं, आप तस्वीरें दिखा रही थी, एक बार फिर से कोशिश कीजिए वो तस्वीरें हम तक पहुँचाइए और दिखाइए कि किस तरह का सन्नाटा है जो कभी नहीं होता था ऐसी सड़कों पर यूक्रेन की। जी, तो हमें यहाँ पे से निकलना बिल्कुल अभी स्ट्रिक्टली मना है। आप देख सकते हैं रोड में ना ही कोई व्हीकल्स है और ना ही आपको कोई पब्लिक दिखेगी घूमती फिरती या बाहर निकलती हुई। तो यहाँ बेसिकली फुल सन्नाटा है, और अगर कोई आपको बाहर दिखेगा तो शायद पुलिस या आर्म फोर्सेस ही दिखेंगी। कल व्हाइल वी वर रिटर्निंग बैक टू द अपार्टमेंट, उस टाइम हम लोग को आर्मी के टैंक्स भी दिखे। अनीशा, क्या अभी भी वहां पर शेलिंग हो रही है, और सबसे ज्यादा जो शेलिंग है वो किस वक्त में हो रही है? जी, लगातार यहाँ पर शेलिंग की आवाज आ रही है। जैसे मैं आपसे बात भी कर रही हूँ यहाँ पर, तो हम लोग लगातार बीच बीच में विद इन 15 मिनट्स में यहाँ पर शेलिंग हो रही है। 10-10 मिनट में भी, और लगातार कम से कम 5 से 6 बार एक बार में ही आवाज आती है। तो जिस वजह से हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। तो यही माहौल है अभी हमारा। तो फिलहाल हम लोग सुबह से शाम सिर्फ शेलिंग की आवाजें ही सुनते हैं। यहाँ पर रह के सिर्फ यही सब भी सुन रहे हैं। मुश्किल वक्त है, लेकिन परिवार के सदस्यों से बात हो रही होगी, उनसे आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि तनाव बहुत होगा, लेकिन परिवार के लोग ज्यादा चिंता में होंगे क्योंकि वो यहाँ रहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। मैं नौशाद का रुख कर रही हूँ। नौशाद, आप कुछ बात बता रहे थे, आपका सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज अपनी बात को पूरा कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि कल सुबह की हमारी वैसे एक इंफॉर्मेशन मिली है कि सुबह हमें 9 बजे यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। सो वी आर नॉट 100% श्योर कि हमें एग्जैक्टली निकाला ही जाएगा, तो न्यूज़ चेंज होते रहती है। तो अभी भी हम बहुत घबराए हुए हैं, बहुत पैनिक में है कि प्लीज हमें बस कुछ भी करो, यहाँ से इस टाइम पे कोई फेक न्यूज़ ना हो, ना ये डिसीजन चेंज करें, हम इस बार यहाँ से निकाल लें। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बाहर बहुत गंदी स्थिति है, हमें बाहर रोड पे जाने में इवन डर लग रहा है कि हम कैसे जाए। मैं आपको विंडो से बाहर का सीन दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो बाहर का सीन।
जी, आप देख लो यहाँ बहुत कम गाड़ियां हैं और लोग भी, एक टाइम था कि यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे लोग रहते थे और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्राउडेड प्लेस था ये। और अभी ये सिचुएशन है कि बस गिन चुन के 1-2 लोग बाहर दिख रहे हैं, गाड़ियां भी बहुत कम। तो इससे पता चल रहा है कि सिचुएशन यहाँ बहुत खराब है। यहाँ की आम पब्लिक भी जान रही है कि हम सब खतरे में हैं। अभी आयुषी और अनीशा से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि स्टॉक उनका खाने पीने के सामान का खत्म हो गया है। आप चूंकि वेस्टर्न हिस्से में है यूक्रेन के, वहां पर इतनी बुरी स्थिति नहीं है, लेकिन क्या जो सुपर स्टोर्स हैं, एटीएम के बाहर लाइनें हैं, वहां पर वैसा ही नजारा है जैसे उन हिस्सों में है जहां पर हमले हुए हैं? जी, यहाँ भी हालात बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि हम वेस्टर्न पार्ट में है तो हम सेफ हैं। यहाँ भी इवन अभी हमने थोड़ी देर 2 घंटे पहले 2 जेट्स को जाते हुए देखे, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सेफ हैं। ये बिल्कुल कहना गलत होगा, क्योंकि हम जान रहे, हम ये सिचुएशन फेस कर रहे थे, तो मुझे पता है ना कि हम एग्जैक्टली कहाँ है, किस सिचुएशन में है। कहने को कह सकते चलो वेस्ट में है वो सेफ है, जो ईस्ट में है वो डेंजर में है। नहीं, यूक्रेन छोटी कंट्री है, अगर वो वॉर कर रहे हैं तो वो सारे पीपल, यहाँ पे जितने लोग हैं सब डेंजर में है। एक बात कही जा रही है, हम बार बार कह रहे हैं कि हम यहाँ से कि आप रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे या फिर पोलैंड बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन आप जिस हिस्से में है वहां से वहां तक पहुंचना कितना डिस्टेंस है और क्या कोई साधन है जो आपको वहां से वहां तक ले जाएगा? जी, सुबह को जैसा कि मैं बता रहा था कि सुबह को 9 बजे एक शेड्यूल किया गया है, हमें एक बस दिया गया है जिससे हम यहाँ पे पोलैंड बॉर्डर पे शायद हम लोग को यहाँ से भेजा जाएगा। हम अभी श्योर नहीं है कि हमें किस बॉर्डर पे भेजेगा, तो बस कुछ कह नहीं सकते। हमें बस यहाँ से निकाल के किसी भी नजदीकी बॉर्डर से क्रॉस करवा के हमें इंडिया पहुंचा दिया जाए। तो ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट और फर्स्ट डिमांड है। जाने के लिए तैयार हैं और कितने लोगों को ले जाया जाएगा? जैसे अभी मैं पहले फ्लैट में रहता था, लेकिन अभी ये सिचुएशन को देख करके मैं हॉस्टल में आ गया हूँ, ताकि इन लोगों को इवैक्यूएशन में भी कोई दिक्कतें ना आए। सब एक ही जगह हम लोग ग्रुप बना के रह रहे हैं। तो मैं जिस हॉस्टल में हूँ वहाँ पे करीब 500 बच्चे हैं, 500 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। 400-500 है, लेकिन जो सुबह आप बस की बात कर रहे हैं वो कितने बच्चों को ले जाएंगे मैं आपसे जानूंगी। लेकिन इस बीच ओलंपिक कमेटी का बड़ा फैसला, बिग ब्रेकिंग, रूस में सभी इवेंट रद्द किए गए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए बेलारूस में भी सभी इवेंट्स को रद्द किया गया है। रूस पर आईओसी का बड़ा कदम, और इस कदम के तहत किस तरह से देखिए कार्रवाई हुई है वो ये कि ओलंपिक कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला है कि रूस में सभी इवेंट्स को रद्द किया जाए, बेलारूस में भी सभी इवेंट को रद्द किया जाए। ये जानकारी आ रही है रूस पर आईओसी का बड़ा कदम। और इस वक्त सज्जनहार जी हमारे साथ है। सज्जनहार जी, इस तरह के इवेंट्स को रद्द करना, प्रतिबंध लगाना, रूस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए वैसे तो कोई आर्थिक तरीके से वैसे नहीं फर्क पड़ेगा, परंतु उसकी जो साख है पूरी दुनिया में, उसका जो रेप्यूटेशन है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये काफी समय तक रूस के ये पीछे रहेगा, जो इसने बिल्कुल जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे प्रीति, जो इसने जो यूएन चार्टर है उसकी परखच्चियां उड़ा दी हैं। उसका तो देखिए बेसिक फंडामेंटल आर्टिकल 2 ये कहता है जो आपको टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, और उसी को बिना किसी वजह के, बिना किसी प्रोवोकेशन के, वो कहता है वहां पर वो नाजी गवर्नमेंट है, वहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और हम और लोगों से भी बात कर रहे थे, आप भी अपने चैनल पर बात करते हैं, और सभी जो वहां पर रहते हैं वो कहते हैं ठीक है, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन तो होता है, किस डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन नहीं होता है, परंतु अभी जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सरकार है उसको बहुत ही अच्छा बहुमत मिला है। और पिछले 10-15 दिन में जिस प्रकार से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने आप को कंडक्ट किया है, जितना बोल्डली, जितना करेजसली, देखिए वहां पर मैं आपको बस एक ही मिसाल दूंगा। पिछले साल 15 अगस्त को अशरफ घनी के वहां पर जो काबुल में अटैक हुआ, वो उसी शाम को बाहर निकल गए। यहां पर इन्होंने कहा है मैं और मेरा परिवार बिल्कुल यहां पर कीव में रहेंगे, और वो सब जगह जा रहे हैं, सबके साथ मिल रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक ही हैज रियली इमर्ज्ड एज अ वेरी
जो लेकिन एक बात तो ये भी सज्जनार जी समझनी पड़ेगी कि हौसला बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन जब युद्ध होता है तो वो हथियारों के दम पर होता है, सेना के दम पर होता है, और अगर वो आकलन किया जाए, अगर वो मुकाबला किया जाए तो रूस के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। इस बीच आयुषी और अनीशा, सबसे बड़ी बात वो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि डर और दहशत का माहौल तो बरकरार है, लेकिन इन 2 दिनों में खास तौर पर, हालांकि रूस और यूक्रेन में युद्ध होगा ये चर्चाएं कई दिनों से थी, लेकिन वो बात जो आप लोगों को सबसे ज्यादा डरा गई, कोई ऐसी बात जो आप हमसे चाहती हैं शेयर करना? अनीशा, हुआ क्या था कि कल मॉर्निंग में ही मुझे पता चला कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वॉर शुरू हो गई है। अब तक हम लोगों को बस ये था कि हाँ आपको जाना है, और इतना एम्बेसी से भी नहीं आया था कि आपको सच में यहाँ से जाना होगा। बस ये था कि हाँ एसेंशियल है, जिसे जाना वो जा सकता है, इतना कोई नहीं था। लेकिन ये सब जो भी हुआ है ये कल मॉर्निंग से शुरू हुआ है, और अचानक से शुरू हुआ है। कल मिडनाइट, मतलब उसके पहले मिडनाइट से बेसिकली यहाँ अचानक से एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। वहां से शुरू कर दी, और तब से हमें ये सब पता चला, और सब बहुत ही जल्दी हुआ। जो भी हुआ, हमें कोई भी उम्मीद नहीं थी लास्ट नाइट तक बिल्कुल हमें ऐसा कुछ हो जाएगा और हमें इतनी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। हमें इमरजेंसी नोटिस आता है कि फटाफट अपने इमरजेंसी बैग पैक करो और मेट्रो भागो, बिकॉज यू नीड टू हाइड। और अभी तो ये अच्छी बात है कि हमारा यहाँ पर नेटवर्क, मतलब इंटरनेट वगैरह, और अभी तो लाइट वगैरह सब चीज चल रही है, और हमारी घर में बात हो पा रही है। एंड द बिग थिंग इज कि हम लोग के पेरेंट्स नहीं सो पा रहे बिकॉज दे आर वरीड अबाउट अस, और ना ही हम सो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली ये एयर स्ट्राइक और ये शेलिंग की आवाजें सुनते हैं। ऐसे में नींद आना इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। और अभी बस यही होप कर रहे हैं कि सब जल्दी से सही हो जाए और हम यहाँ से निकल सकें। वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। अनीशा, तो अभी क्या लग रहा है, कितना वक्त लग जाएगा इस पूरे प्रोसेस में आपको? अभी तो फिलहाल हमें न्यूज ये आ रही है कि पहले तो हम कल तक ये हमें पता चल रहा था कि पोलैंड या हंगरी के थ्रू, बॉर्डर्स के थ्रू हमें यहाँ से बाहर करेंगे, क्योंकि यहाँ के सारे एयरपोर्ट्स बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि शायद में भी हमें मॉस्को या रशिया की साइड से ही निकाला जाए, क्योंकि हमारे सबसे पास यहाँ पर रशिया ही है। इस बारे में बात चल रही है। हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप हिम्मत मत हारिएगा। आप लोग, आपको यहाँ से जल्द भारत लाने की कोशिशें भारत सरकार कर रही है। एक बैच की तस्वीरें भी आप तक जरूर पहुंची होंगी, जिसमें कुछ छात्र हैं, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन में हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और इसके अलावा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हम लगातार उन्हें ये संबल देने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात जल्द बेहतर होंगे। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।